अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग की जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं उसको स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि वाई HF इज़ अ लिक्विड वाई HCl इज़ अ गैस। HF जो होता है वो लिक्विड क्यों है और HCl गैस क्यों है। तो इसके पीछे भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का राज है कि HF के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HCl के अंदर इतना सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसी वजह से जो HF होता है वो लिक्विड फॉर्म में और HCl गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर बनेगा कि HF इज़ अ लिक्विड बिकॉज इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू फ्लोरीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इस वजह से जो HF होता है उसके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और HCl इज़ अ गैस एज इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर मच वीकर। इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनके दरमियान खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती। तो ये थी उसकी रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं होते। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जबकि जो वाटर है हमारे पास ये पोलर कंपाउंड है। तो पोलर नॉन पोलर का आपस में जो सॉल्यूशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। ये एक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, जो एक नेचुरल लॉ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, कि एक जैसे एलिमेंट्स एक जैसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, उनके पोल्स नहीं होते, और वाटर एक पोलर कंपाउंड है तो इसी वजह से नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो इसका आंसर बनेगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट सो दे डोंट मिक्स वेल। और इसके अलावा सिंस दे डोंट फॉर्म आइंस, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके आइंस भी नहीं होते, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, वो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर के अंदर। क्योंकि ये आइंस भी नहीं है और पोलर भी नहीं है तो इस वजह से ये उसके साथ जो इंट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा नहीं बनाएंगे और ज़्यादा सॉल्युबल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट। ये किस तरह से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सेम ही कंसेप्ट है कि इनके अंदर जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, आज़ादाना जो हरकत कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ही बेस बनते हैं, इसकी वजह बनते हैं कंडक्टेंस का। ये इतना तेज़ी से इतना मोबाइल होते हैं कि ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जब एक पार्ट की तरफ इसके किसी एक पार्ट से हीट इसको मिलती है तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन उस हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि कंडक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हीट को कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रांसफ़र एनर्जी क्विकली। इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो आप। Their tightly packed atoms also allow efficient vibration by transfer या फिर spread the heat rapidly। जल्दी से जो हीट होती है उसको स्प्रेड कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इनके जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं ना, वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हरकत कर सकते हैं और इसके साथ साथ यही एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन के ज़रिए भी जो हीट होती है उसको एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो ये इसकी रीज़न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स बनाता है और इनके राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स के फार्मूलाज भी लिखें। बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो 5 ऑक्साइड्स बनाता है, जिनमें से हमने इनके नाम भी अरेंज करके लिखे हुए हैं। एक है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला है N2O। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, मतलब ये ऐसी गैस है जिससे जो हंसी है वो खुद ब खुद बंदे की निकलने लग जाती है, जिसको हम लाफिंग गैस आम जुबान में कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला क्या है NO।
नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई का मतलब होता है टू नाइट्रोजन, ट्राई का मतलब होता है थ्री ऑक्साइड्स। और इसके साथ जो फोर्थ वन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये सेम चीज़ है। जब अब डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन, टेट्राऑक्साइड का मतलब होता है 4 ऑक्सीजन। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके एम्पिरिकल फार्मूला बनाए तो इस तरह से NO2 बन जाता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये भी नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है। इसके अलावा जो फिफ्थ वन है वो है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये रहे इसके 5 जो है ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके साथ साथ मैंने इनके फार्मूलाज भी अरेंज करके लिख दिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट है कि व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। क्या होगा कि जब हम NaBr को AgNO3 के साथ मिक्सअप कर दें या फिर पानी में डाल दें। तो इसकी ये वजह, ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी रीड किया है कि जब इसको हम NaBr के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एक AgNO3 जब वाटर के साथ बनता है, एक पेल येलो प्रिसिपिटेट मिलता है जिसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये एक येलो प्रिसिपिटेट है, ये बन जाता है इसके नतीजे में। ये क्या है, दिस इज द क्लासिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेयर इनसॉल्युबल सिल्वर ब्रोमाइड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसके नतीजे में ये जो सिल्वर ब्रोमाइड बनता है ये सेपरेट हो जाता है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहो तो आप पेज नंबर 46 के ऊपर जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है उसके अंदर तो NaCl को किया गया है ना मिक्स, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, यहाँ पे आ नहीं रहा, उसको आप लिख सकते हो कि जहाँ पे हमारे पास NaCl डाला हुआ है उसको आप मॉडिफाई करके NaBr लिख सकते हो। मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये रही इसकी इक्वेशन। बुक के अंदर तो इसको NaCl के हवाले से दिया गया है, लेकिन आप अगर इसकी जगह NaBr भी डाल दो तो इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप ये इक्वेशन इस सवाल के अंदर लिख दो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा और आपका क्लियर जो है ना जवाब क्लियर हो जाएगा। NaBr AgNO3 के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, और इसके अलावा जो हमारे पास सोडियम है और NO3 के आयंस बन जाएंगे। ये आप इक्वेशन इसको मॉडिफाई करके इस आंसर के अंदर लाजमी ऐड करनी है। वो क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं ज़रा। Why does iodine exist as a solid while Cl2 exist as a gas? जो आयोडीन है वो सॉलिड की फॉर्म में और जो Cl2 है वो गैसियस स्टेट के अंदर क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे भी वही सेम रीज़न है कि जो हमारे पास आयोडीन है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल है। लार्जर मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके जो फोर्सेस होती हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इनका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, और जो क्लोरीन के एलिमेंट्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो इसी नतीजे में जो क्लोरीन होता है वो गैसियस स्टेट के अंदर, जो हमारे पास आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से, आयोडीन एग्जिस्ट, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 का की हेडिंग दे दो कि आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बिकॉज इट्स लार्जर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि क्लोरीन गैस है क्योंकि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं इसके, और इनके दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेस हैं वो भी क्या हैं, वीक हैं, यानी कि इनके दरमियान फोर्सेस वीक हैं तो वो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन में के अंदर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारा ये तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट 3 चैप्टर में से आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो आप
लेक्चर व्यू कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारे इसके लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।